आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज गौतम। हमारा मिशन भारतीय संविधान हर नागरिक तक साधारण और सरल भाषा में। उसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है समझें मौलिक अधिकारों का अर्थ और महत्व। तो ये अधिकारों की बात है, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। हाँ, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये भारतीय संविधान संपूर्ण जानकारी के लिए इस पे हमारे वीडियो आते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के अर्थ की। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकारों का एक संग्रह होता है जिन अधिकारों के माध्यम से नागरिक को और देश के व्यक्तियों को भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्रीडम प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और ये बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार वो विकास के लिए एक अवसर होते हैं, व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए एक अवसर होते हैं। इसीलिए इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा यानी इंग्लैंड के अंदर एक चार्टर आया था, आजादी का एक महान परिपत्र उसे कहा गया, यानी ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम उसे कहा गया। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, उसको भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये भारत के नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान के अंदर, जिस पे आज हमारा ये वीडियो है। तो हम एक एक करके एक एक अनुच्छेद और एक एक मौलिक अधिकार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस भाग के अंदर अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 हमें ये बताता है कि राज्य क्या है, यानी राज्य की परिभाषा हमें देता है। राज्य क्या है, यानी राज्य भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के वो भाग जो कार्यकारी और वैधानिक अंग होते हैं, वो राज्य है। राज्य सरकारों के वो अंग, वो भाग जो कार्यकारी और वैधानिक अंग होते हैं, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल आदि। इसी तरीके से अगर हम स्थानीय प्राधिकरण की बात करें तो वहां पर नगर पालिका, नगर पंचायतें, जिला पंचायतें और ग्राम पंचायतें, यहाँ तक कि जिला बोर्ड ऑफ सुधार ट्रस्ट भी उसके अंदर आते हैं, वो भी उस राज्य के अंदर रखे गए हैं। यहाँ पर वो प्राधिकरण भी आते हैं जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक तरीके से गठित किए गए हैं और जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे LIC, ONGC और SAIL, शैल जिसे कहते हैं। तो इन पर भी मौलिक अधिकार न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी ये भी अगर किसी तरीके से असंगत, यानी मौलिक अधिकारों के असंगत कोई निर्णय लेकर के आते हैं, कोई कानून लेकर के आते हैं, कोई प्रावधान लेकर के आते हैं, तो उसके लिए देश का कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 13 पर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों से असंगत और मौलिक अधिकारों के हनन के लिए
कानूनी क्या प्रावधान किया गया है। तो साधारण सी भाषा में बात करें तो भारतीय संविधान की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सबसे महत्वपूर्ण कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर किसी व्यक्ति, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अपनी उस मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई संवैधानिक जो संशोधन है वो कानून या विधि के दायरे में नहीं आता है, उसके प्रति नहीं हम ये कह सकते कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास दिखाई देता है कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक संशोधन को भी चुनौती देते हुए मौलिक अधिकारों के पक्ष में एक निर्णय सुनाया था। अब हम बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जिसका प्रावधान किया गया है उसका नाम है समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में हमें देखने को मिलता है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान, सुरक्षा का प्रावधान सभी को है, समान रूप से देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को। दूसरा अनुच्छेद जो 15 है वो ये कहता है कि जो विशिष्ट आधारों पर, यानी स्पेशल, विशेष आधारों पर जो भेदभाव का निषेध करने का काम करता है अनुच्छेद 15। यानी हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, हमारी सरकार नहीं कर सकती, भेदभावी तरीके से कोई कानून नहीं बना सकती। ये जो है अनुच्छेद 15 प्रावधान करता है। अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। लोक नियोजन यानी अनुच्छेद 16 जो है हमें एक समानता देता है लोक नियोजन में, यानी सरकारी रोजगार में, व्यवसाय में, यानी सरकारी नौकरियों में, वहां किसी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वैधानिक तरीके से वहां पर सभी का समान तरीके से, समानता के आधार पे सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए, ये व्यवस्था देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। यानी अगर छुआछूत की स्थिति जो संविधान लागू होने से पहले विशेष रूप से थी, उसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में इसको एक विशेष महत्व देते हुए मौलिक अधिकार के अंदर रखा और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया, जिसमें कम से कम 6 महीने की कैद, जेल हो सकती है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अब यहाँ कहेंगे कि शैक्षिक उपाधियां नहीं हो सकती, सैनिक उपाधियां नहीं हो सकती हैं। केवल इन्हीं 2 क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है इस अनुच्छेद 18 के माध्यम से। केवल शैक्षिक उपाधियां दी जा सकती हैं और सैनिक उपाधियां दी जा सकती हैं। बाकी किसी तरीके की कोई उपाधि, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच वाले किसी को डेजिग्नेशन इस तरीके का नहीं दिया जा सकता। जैसे पहले कह देते थे सामाजिक तरीके से नंबरदार, प्रधान,
ठेकेदार आदि आदि, वो गलत था। अब कानूनी रूप से उसे गलत ठहरा दिया गया। अब बात करते हैं हम अपने मौलिक अधिकार नंबर 2 की, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में स्पष्ट रूप से जिसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 को भी काखागा में कई जगह उसे विभाजित किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो अनुच्छेद 19 का की अगर जब हम बात करते हैं तो वहां हमें मिलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वो अभिव्यक्ति हो सकती है कि हम प्रेस के माध्यम से, हो सकती है सोशल मीडिया के माध्यम से, हो सकती है भाषण स्पीच के माध्यम से, हो सकती है किसी लिखित रूप से, यानी राइटिंग में भी हम लिख करके अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक तरीके से देश के हित में हो, जनता के हित में हो, किसी तरीके की आंदोलनकारी प्रवृत्ति की बात ना हो। यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बात ना हो। दूसरा, अनुच्छेद 19B जो है हमें सभा करने की एक स्वतंत्रता देती है। हम शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं, विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होकर के बात कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C जो है वो देता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसी को भी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे उसको संघ बनाने से नहीं रोका जा सकता। वो अपना संघ बना सकता है और उसमें अपने संघ के, अपने समाज के, अपने देश के कल्याण की बात कर सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19D देता है, यानी पूरे देश में कहीं भी आया जाया जा सकता है। निवास की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता जो 19E देता है, यानी पूरे देश के अंदर देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता जो 19G देता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, अपने हुनर के अनुसार पूरे देश के अंदर एक कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से व्यापार कर सकता है। ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19G के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में मिलती है। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का काम करता है, यानी किसी व्यक्ति को अपराध के अनुसार ही दंड दिया जा सकता है, उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वह मौलिक अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ये सिद्ध कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। डांडिक विधियों से सुरक्षा, यानी ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी हमें अनुच्छेद 20A कहता है कि जब जिस समय जो कानून है उसी के तहत दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20B ये कहता है कि दोहरे दंड का भी संरक्षण किया गया है, यानी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, 3 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो मौलिक अधिकार का हनन है और उसके विरुद्ध, ऐसे कानून के विरुद्ध, ऐसी विधि के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है। 20C कहता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं डाला जा सकता। इसीलिए
पुलिस के द्वारा जबरदस्ती गवाही दिलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, उसको गवाही नहीं माना जाता। मजिस्ट्रेट के सामने ही जो गवाही दी जाती है उसी को गवाही माना जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का प्राणदैहिक सुरक्षा का व्यवस्था करता है, स्वतंत्रता देता है, यानी जीवन जीने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21A जो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़ा गया है 2002 में 86वां संशोधन करके, जो अनुच्छेद 45 था भारतीय संविधान के अंदर, उसे शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है 21A में रख के। क्योंकि अब 21 के साथ ही क्यों जोड़ा गया, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब 21 के अंदर जीवन जीने का प्राणदैहिक का अधिकार दिया गया है, तो एक अच्छा जीवन तभी जिया जा सकता है जब वो व्यक्ति शैक्षिक होगा, यानी उसे शिक्षा मिली होगी, एजुकेटेड होगा, एजुकेशन का पूरा अवसर मिला होगा। तो यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण की बात करता है, यानी अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका अपराध उसे गिरफ्तारी के समय बताना पड़ेगा, किस अपराध के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा उसे 24 घंटे के अंदर, यानी अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे के अंदर उसे नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो ये भी हमें मौलिक अधिकार के द्वारा सुरक्षा मिलती है। कितना अच्छा है, हमें समझना चाहिए या नहीं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार नंबर 3 की, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और जो हमें अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में जिसका प्रावधान किया गया है, यानी देश के व्यक्ति का, नागरिक का कोई शोषण नहीं कर सकता, मानव तस्करी नहीं हो सकती, बंधुआ मजदूरी के रूप में उसे मजदूर बना करके नहीं रखा जा सकता। इन सब का विरोध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए ये हमें एक मौलिक अधिकार दिया। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्टली जाकर के, सीधे जाकर के अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए ये सिद्ध कर सकता है कि मुझे मजदूर, मौलिक यानी बंधुआ मजदूर बना करके रखा जा रहा है, या इस तरीके से अपराध किए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी राज्य सरकार, कोई ऐसी देश की सरकार या कोई ऐसा प्राधिकरण करता है तो उसके विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, आप ये कह रहे थे ना कि इसे जो शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मूल अधिकार में ही, फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रख दिया गया। यहाँ ये प्रोविजन मूल अधिकार में ही किया गया था कि 6 से 14 साल तक का बच्चा किसी भी ऐसे खतरनाक, यानी ऐसी फैक्ट्री में, ऐसे कारखाने में काम नहीं करेगा जहां उसकी सुरक्षा का सवाल उठे। इसलिए इनडायरेक्टली कहा गया था कि वो 6 से 14 साल तक का बच्चा स्कूल में होगा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा के प्रति जागरूक होने के बाद भी मजबूर कर रही थी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखा।
अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार नंबर 4 की, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, और इसका प्रोविजन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, प्रचार करने और धर्म के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को दी जाती है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यानी हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वो कहता है कि राज्य सरकार का, देश की सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, तो वो सभी को, सभी धर्मों को समान सम्मान की बात करता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 25 कहता है कि हम अपने धर्म के प्रति निष्ठा रख सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, गतिविधियां कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रवर्धन यानी प्रबंधन की स्वतंत्रता है। हम अपने धर्म के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक गतिविधि की जा सकती है। हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 27 की, जहां वो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की बात करता है, यानी उसको एक विशेष स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी ऐसे धर्म जिनको विस्तार देने की जरूरत है, तो वो किसी बिना दबाव के अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता मानी है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन कुछ शिक्षा संस्थानों में प्रतिबंधित भी किया गया है। इसकी हम बात करेंगे। जो सरकार के द्वारा, जो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त है, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर किसी शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो वो एक ट्रस्ट हो सकता है। वो वहाँ के जो लोग हैं, जो उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वहाँ के जो विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, उनकी अनुमति यानी उनकी मांग के आधार पे, यानी वो विरोध ना करें, उसके आधार पे ही वहाँ एक धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और ऐसा कई विद्यालयों में, कई ऐसी संस्थाओं में देखने को भी मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं वैधानिक भी है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार नंबर 5 की, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के स्थापना की बात की गई है कि वो, और अल्पसंख्यक कौन है? धार्मिक रूप से और भाषाई रूप से जिनकी संख्या कम है, उनको अल्पसंख्यक माना गया है। तो उनको ये सुरक्षा दी गई है कि वो अपनी अलग से अल्पसंख्यक आयोग की परमिशन के बाद, यानी एफिलिएशन के बाद, रिकॉग्नाइजेशन के बाद अपनी एक संस्था बना सकते हैं और उस संस्था के तहत शैक्षणिक संस्था के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनको कुछ अन्य प्रतिबंधों से दूर रखा जाता है। और अनुच्छेद 30 जो करता है, वो कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन और संचालन करने की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकार नंबर 6 की बात करें,
तो वो अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर मौलिक अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो व्यवस्था करता है कि मौलिक अधिकारों के प्रति अगर कोई कानून बनता है, कोई विधि बनती है, कोई परंपरा बनती है, तो उसकी एक न्यायिक समीक्षा की जा सके। ये इस तरीके की व्यवस्था करता है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक जो 7वां मौलिक अधिकार था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 के अंदर किया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको 1978 में संवैधानिक संशोधन करके, 44वां संवैधानिक संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और मौलिक अधिकार से हटा करके उसे अनुच्छेद 300A यानी 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 32 और 226 के आधार पर संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें दिया गया। अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 की बात करें, क्योंकि हमने पहले कहा था कि इस भाग के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 33 जो है वो सशक्त यानी सैन्य सुरक्षा बल का जहां पर एक कानूनी व्यवस्था होती है, वहां पर कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों कमजोर पड़ जाते हैं। जहां मार्शल लॉ की बात करते हैं, वहां पर अनुच्छेद 34 के अंदर अगर मार्शल लॉ लागू किया गया है तो वहां पर मौलिक अधिकार जो हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी निलंबित कर दिया जाता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी 2 बड़े महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। उनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, वो गारंटी देते हैं, उनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं की। विशेषता तो आपने देख ही ली कि ये हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है। सबसे पहले तो ये कि आपातकालीन स्थिति में भी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे मौलिक अधिकार। दूसरी बहुत बड़ी इसकी विशेषता है कि सीधे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है और मौलिक अधिकारों के असंगत कोई कानून बनता है, कोई विधि बनती है, तो उसको सीधे चैलेंज किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, और वो एक सामान्य व्यक्ति भी उसे चैलेंज कर सकता है। तो देखिए, अभी सुनने में आया जो कि गुजरात में एक सर्कुलर जारी हुआ है, अभी एक वीडियो के माध्यम से सुना कि उस सर्कुलर के माध्यम से मजिस्ट्रेट को वहां पर एक पावर दे दी गई है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो पहले मजिस्ट्रेट से यानी डीएम से परमिशन लेनी होगी। अब हमें सोचना है क्या ये मौलिक अधिकार का हनन है या नहीं। तो सोचें, देखें। हमने आज मौलिक अधिकारों पे बात की। अगर एक एक शब्द पे और स्पष्ट बात करें तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों। आज इतना ही समझने का हम प्रयास करें कि मौलिक अधिकार हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी सुरक्षा के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। अपने संविधान निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए ये मैग्ना कार्टा को हमें सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें इन अधिकारों को समझना पड़ेगा। अगर कहीं इन अधिकारों के असंगत कोई ऐसी गतिविधि होती है, कोई कानून बनता है, कोई प्रावधान लाया जाता है, तो उसके लिए हमें एक देश का नागरिक होने के नाते आगे आना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू साथियों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को सभी तक साझा करें, जिससे कि सब अपने अपने ये मौलिक अधिकार समझ सकें। धन्यवाद साथियों।